नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आपका स्वागत करता हूं। लेक्चर सीरीज की इसी कड़ी में आज का आपका जो बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक है सिलेबस का, कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट क्या है। कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट, कॉम्पटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने पाया कि यदि मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज, एक वर्णीय एक्स किरणों को किसी प्रकीर्णक अर्थात स्केटर से यदि स्केटरिंग कराई जाए तो स्केटरिंग के पश्चात, प्रकीर्णन के पश्चात जो एक्सरेज मिलती हैं उसमें दो तरह की तरंगदैर्ध्य मिलती हैं। एक जो आपती तरंगदैर्ध्य उसके समान होती है और दूसरी उससे अधिक पाई जाती है। तो जो प्रकीर्णित एक्सरे तरंगदैर्ध्य में आपतित एक्सरे तरंगदैर्ध्य से अधिक तरंगदैर्ध्य पाई जाती है, इस प्रभाव को कॉम्पटन प्रभाव कहा गया। एक सामान्य भाषा में अपन ने इसको समझा है। जो कॉम्पटन ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिस तरह से यदि सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास में एक्सरे सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, यहाँ आपके कॉलीमेटर्स समांतरक लगे हुए हैं जो आपके एक्सरेज को स्ट्रेट रखते हैं। यहाँ स्केटर, स्केटर में कोई हल्की धातु, कार्बन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इस प्रकार से किसी हल्की धातु को यहाँ से स्केटरिंग के पश्चात जो स्ट्रेट एक्सरेज विदाउट चेंज ऑफ वेवलेंथ, अर्थात इनकी वेवलेंथ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नॉन स्केटर, और यहाँ हम ले सकते हैं स्केटर। ये एक मूविंग स्केल है जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लगा हुआ है। जिससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, जो एक्सरेज स्केटर हो रही है उसके डिटेक्शन के लिए। इस प्रकार का जब प्रयोग किया गया तो इस प्रयोग में देखा गया कि जो वेवलेंथ में परिवर्तन है वो फोटोन के स्केटरिंग एंगल, ये आपके पास में जो एंगल है जिससे एक्सरेज स्केटर हो रही है, दिस इज नोन एज स्केटरिंग एंगल। स्केटरिंग एंगल, इससे स्केटरिंग एंगल से हम देख रहे हैं कि स्केटरिंग एंगल को अगर हम बदलते हैं, जो कॉम्पटन ने अपना प्रयोग किया उसमें पाया कि स्केटरिंग एंगल को परिवर्तित करने से आपके जो वेवलेंथ में परिवर्तन है उसमें परिवर्तन, कुछ परिणाम में यहाँ पर शो कर रहा हूँ। इनिशियली अगर आपके पास में फाई का मान 0 है तो एक ही वेवलेंथ पाई जाती है, और जिस तरह से यदि इसमें एंगल को बढ़ाया जाए, परिवर्तित किया जाए, तो यहाँ इसमें कॉम्पटन शिफ्ट में चेंज होता है।
स्कैटरिंग एंगल के साथ में इसमें परिवर्तन हो रहा है। ये प्रायोगिक परिणाम कॉम्पटन ने अपने प्रयोग में सिद्ध किया। अब आता है कि क्लासिकल फिजिक्स जो है, क्लासिकल वेव थ्योरी है, वो उसको कैसे एक्सप्लेन करता है। क्या जो ये रिजल्ट्स हैं सो क्लासिकल वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन कर पाती है या नहीं कर पाती है। क्लासिकल वेव थ्योरी ये कहती है कि जो आपतित एक्सरेज है, आपतित एक्सरेज जो है उनकी स्कैटरिंग एटॉमिक इलेक्ट्रॉन से होती है। इंसिडेंट एक्सरे, इनकी स्कैटरिंग किससे होती है? एटॉमिक और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है लूजली बाउंड दैट मींस अप्रोक्सीमेटली फ्री। क्वांटम स्कैटरिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होती है और लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के अप्रोक्सीमेटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स माना जाता है। तो जैसे ही आपकी एक्सरे जो है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स से स्कैटरिंग करती है, तो जो आपतित तरंगदैर्ध्य है उसके बराबर तरंगदैर्ध्य जो है स्कैटरिंग के पश्चात मिलती है। चूंकि एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वाइब्रेशन करते हैं उसी तरंगदैर्ध्य से, और वही तरंगदैर्ध्य हमने अपने को रेडिएशन में मिलती है। अर्थात वेव थ्योरी जो है, क्लासिकल फिजिक्स की जो वेव थ्योरी है, जो समान तरंगदैर्ध्य हमें प्राप्त होती है उसे एक्सप्लेन करने में तो कामयाब हुआ, परंतु जो तरंगदैर्ध्य हमें ज़्यादा मिलती है, अधिक वेवलेंथ मिलती है, इसको क्लासिकल फिजिक्स समझाने में असफल रही। इसके लिए कॉम्पटन ने क्वांटम रेडिएशन थ्योरी के आधार पर इसको समझाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांटम इफेक्ट होता क्या है। क्वांटम इफेक्ट की परिभाषा क्या होती है? यदि किसी प्रकीर्णक सतह पर एक वर्णीय एक्स किरण को आपतित कराया जाए, तो प्रकीर्णन के पश्चात प्रकीर्णित एक्सरेज में समान तरंगदैर्ध्य की एक्सरे व उससे अधिक तरंगदैर्ध्य की एक्सरे प्राप्त होती है। अधिक तरंगदैर्ध्य की एक्सरे प्रकीर्णित प्रकाश में पाए जाने की घटना को क्वांटम प्रभाव कहते हैं। If any monochromatic X-ray incident on a scatter, and after scattering, if there is more wavelength in the scattered radiation than the incident radiation, then this effect is known as the Compton effect. And this is due to free electrons or approximately loosely bound electrons. और यहाँ पे जो इससे मैंने बताया स्कैटर जो होता है वो किसी हल्की धातु को कॉपर, कार्बन या एल्यूमिनियम लिया जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि जो कॉम्पटन ने जो इसको समझाने की कोशिश की, कॉम्पटन ने इसमें पार्टिकल नेचर, जो इंसिडेंट एक्सरेज है, इंसिडेंट एक्सरेज को पार्टिकल नेचर के रूप में इसने माना, और कॉम्पटन ने इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव किया। ये तो थ्योरेटिकल था कि ठीक है इंसिडेंट फोटोन है और इस तरह से स्कैटरिंग हो रही है, और यहाँ पर ये भी बताया कॉम्पटन ने कि जो आपकी स्कैटरिंग होती है वो इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। कैसी होती है? इन इलास्टिक स्कैटरिंग इसमें होती है। इसमें सबसे पहले हम रिजल्ट से मैथमेटिकली निकाल लेते हैं, फिर इसको आर्ग्यूमेंटली भी अपन इसको समझा सकते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है टारगेट इलेक्ट्रॉन स्थिर है
जो टारगेट इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर है, इसकी ऊर्जा m0c² और इसका मोमेंटम c। इसमें एक्सरेज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इंसिडेंट रेडिएशन EI equal to h nu E1 and P1 equal to h nu। आपतित फोटोन की ऊर्जा वह समझे। इसके पश्चात स्कैटरिंग के पश्चात फोटोन स्कैटरिंग एंगल से इसके पर हो जाए और स्कैटरिंग के पश्चात इसकी ऊर्जा h nu डैश और मोमेंटम h nu डैश। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होता है दिस इज नोन एज रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। रिकॉइल प्रतीक्षित इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड बहुत अधिक होती है और इसकी ऊर्जा P2 इक्वल टू mc² एंड P2 इक्वल टू मोमेंटम सपोज कर लीजिए इसका P है, P को अपन यहाँ पे mv ले सकते। यहाँ जो एनर्जी है रिलेटिविस्टिक एनर्जी के अकॉर्डिंग भी हम इसको ले सकते हैं c² p², परंतु अप्रोक्सीमेशन में इसका मान mc² के बराबर आ जाता है यदि सेकेंड टर्म जो है वो अपन इग्नोर करें। दिस इज रिलेटिविस्टिक एनर्जी। इसमें दो तरीके हैं, या तो अपन इसको इस प्रकार से लेके चलें या जब हम मैथमेटिकल रिलेशन सॉल्व करें उसमें m के स्थान पर रिलेटिविस्टिक जो मास एनर्जी रिलेशन है m इक्वल टू m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c², इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से ये आपके पास में यहाँ ये हो गया स्केटर्ड अब हम इसको मैथमेटिकली देखना चाहेंगे। जिस प्रकार से स्कैटरिंग होती है तो स्कैटरिंग में हम यहाँ पे जो मैथमेटिकल रिलेशंस डिराइव करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या अपने जो इलास्टिक कोलिजन के रिलेशंस होते हैं जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, तो दोनों रूल्स को हम फॉलो करते हुए आगे इसके लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग यदि हम देखें इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी h nu, रेस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी m0c², स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी h nu डैश और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी mc। इस प्रकार से ये एनर्जी कंजर्वेशन से आता। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन से एक्स एक्सिस पे यदि अपन देखें तो इनिशियल मोमेंटम h nu अपॉन c प्लस 0 इक्वल टू h nu डैश अपॉन c cos phi प्लस mv। यहाँ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के एंगल को हम यहाँ पे थीटा mv इक्वेशन। y एक्सिस पे जो आपके कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इनिशियली y एक्सिस पे आपके पास में जो है कोई भी मोमेंटम का कंपोनेंट नहीं है क्योंकि जो इंसिडेंट फोटोन है उसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में है।
और इलेक्ट्रॉन का कंपोनेंट C। H नॉट डैश अपॉन C sin phi minus this component is towards this minus mv sin। इन तीनों रिलेशंस का उपयोग करके इनको मैथमेटिकली सॉल्व करें और साथ में यदि हम रिलेटिविस्टिक मास रिलेशन यदि अपन काम में लें तो यहां से हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है, हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो लैम्डा डैश और लैम्डा में जो अंतर है उसे हमें निकालना था। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन प्राप्त होता है ये आता है डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन m0c 1 माइनस this is the relation obtained by the Compton, which is known as Compton shift relation। अर्थात जो वेवलेंथ में शिफ्ट मिला वो कितना मिला और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ यदि हम देखें तो ये h upon m0c is a constant, only variable here is phi, that means it depends upon scattering angle, it depends upon scattering angle and it is also depends upon incident wavelength। स्कैटरिंग एंगल प्रकीर्णित कोण पर निर्भर कर रहा है और आपतित जो एक्सरेज है उसकी तरंगदैर्ध्य पर भी ये निर्भर करता है, क्योंकि जो शिफ्ट आएगा वो उसके अकॉर्डिंगली आता है कि नेक्स्ट जो हमें वेवलेंथ है वो कितनी मिलेगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि जो ये रिजल्ट आया है यहाँ पर h अपॉन m0c इक्वल टू, यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो ये रिजल्ट आता है, दिस इज नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ, दिस इज नोन एज कॉम्पटन वेवलेंथ। यदि हम देखना चाहें कि अधिकतम परिवर्तन कब होगा, अधिकतम परिवर्तन यदि हम वहां से देखें कि यदि फाई का मान पाई के बराबर हो जाता है तो -1 हो जाता है cos फाई। फाई इज इक्वल टू पाई, देन डेल्टा लैम्डा इक्वल टू ट्वाइस h अपॉन m0c, दैट इज 0.0484 एंगस्ट्रॉम फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए जो अधिकतम वेवलेंथ में जो परिवर्तन है, कॉम्पटन वेवलेंथ में जो चेंज है वो इसके बराबर आता है। तो इस प्रयोग से हमने क्या देखा, इस प्रयोग से सिद्ध किया कि जो इंसिडेंट फोटोन होता है, जो आपतित फोटोन होता है वो पार्टिकल फॉर्म में होता है और पार्टिकल फॉर्म में जो आपके पास में रेडिएशन होता है वो फोटोन से बना हुआ था। फोटोन की ऊर्जा बंडल फॉर्म में होती है, वो अविभाज्य होती है। और यहाँ से कॉम्पटन ने जो आपके रेडिएशन का क्वांटम थ्योरी का कंसेप्ट है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, दैट मीन्स पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को प्रमाणित करने का एक ये सुदृढ़ एक्सपेरिमेंट कॉम्पटन ने दिया। धन्यवाद दोस्तों, इसी सीरीज में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।